सुगना जब जब कोठरी के अंदर बाहर जाती, दरवाजे के पीछे लटकी कठपुतलियां उससे टकरा जाती, उसे रोकती अपनी कजरारी तीखी फटी फटी आंखों से। चमाचम गोटे के लहंगे वाली रानियां, नर्तकियां और अंग रखे वाले आंखें बाकी राजा महाराजा और घोड़े पर सवार सेनापति, ढोलकी वाला विदूषक और सारंगी वाला उसका साथिन, दीवाना मजनू और नकाब वाली उसकी लैला। कभी सुगना उदास होती तो इन कठपुतलियों का एक साथ ढेर बनाकर ताक पर रख देती और सांकल लगाकर गुदड़ी पर ढह जाती। और कभी गुस्सा होती तो जोर से झंझोड़ देती सबके धागे। कुछ मटक जाती, एक दूसरे में अटक जाती। किसी नर्तकी की गर्दन उसी के हाथों में उलझ जाती और कोई राजा डोर से टूटकर मुंह के बल पर गिरा होता, ढीठ मालिन टोकरी समेत उसके ऊपर। प्यार आता तो उनके धागे सुलझाती, टूटे हुए जेवर ठीक करती, उधड़े गोटे झालर सीती या नए कपड़े बनाती। कभी कभी वह अपने हाथ पैर देखती तो उसे लगता उनमें भी एक अदृश्य डोर बंधी है। उसे महसूस होता कि ये जो वक्त है ना, 9 से 4 बजे तक का, वह दो प्रस्तुतियों के बीच पर्दा डाला मंच के पीछे लटका दी गई कठपुतलियों के आराम का समय है। अब होती है कुछ दीवानी कठपुतलियां, देह के साथ साथ मन भी पसारने वाली। वह भी वैसी ही एक बावरी दीवानी कठपुतली है जो डोरों से मन को विलग कर नया खेल रचती है, सूत्रधार की समझ से परे का खेल, कुछ मौलिक, कुछ अलग, जो जीवन का विस्तार दे, जिसमें उसकी अलग भूमिका हो। इंतजार करती बीवी या बच्चे पालती माँ से एकदम अलग, अपनी देह गंध से बौराती, अपने मन से संसर्ग का साथी चुनती एक आदिम औरत की सी भूमिका। वे इन अनचाहे रिश्तों की डोर से उलझकर थक गई है। ये रिश्ते जो उसके खून तक के नहीं हैं, उसके खून के रिश्ते तो कब से कहीं दूर छिटक कर गिर गए हैं। छुटका भाई याद आता, किसी और ड्योढ़ी नाते बैठी माँ याद आती, ऐसी ड्योढ़ी जहां से उसे कभी कोई बुलावा नहीं आने वाला। बापू होता तो उसकी कोई तीज यूं सासरे में बीतती। कितनी हंसी थी उसकी सहेलियां जब उन्हें पता चला था कि उसका ब्याह गांव गांव जाकर स्कूलों, मेलों, त्योहारों, शादी ब्याह में कठपुतली का खेल दिखाने वाले के साथ तय हुआ है। अरे तुझे भी नचाएगा वो लंगड़ा कठपुतली बनाकर, कहकर उसकी पक्की सहेली रुनकी हंसते हंसते रो पड़ी थी। धक धिन धिन धा, ची ची ची, अब आ रही है तुर्क के तैमूर लंग की सवारी, च्यूं च्यूं धिन धिन था। बापू तो कहीं और बात तय करने गए थे। वो जोगिंदर था, 10वीं फेल था, जीन्स की पैंट और लाल कमीज पहनता और धूप का चश्मा लगाता था। सब जोगी कहते थे उसे, पर उनके आंखें मूंदते ही लेन देन की बात पर बाई ने 3 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता टूट गया तो जहन से में गूंजता वो नाम भी पीछे छूट गया। 13 साल की सुगना बाई का ब्याह 30 बरस की अपाहिज और विधुर कठपुतली वाले राम किशन से हो गया। सुगना के सपने में पैर कटी कठपुतलियां आने लगीं। बाबू के मरने के 2 साल के अंदर ही उसकी बाई खुद जाकर पास के गांव के एक खेती किसान वाली की दूसरी जात के आदमी के घर जाकर बैठ गई और अपने संबंध की जल्दी में उसने सुगना का गौना 15 साल की होने से पहले ही कर दिया था, बिना किसी सगुन साथ, लगभग खाली हाथ भेज दिया सासरे। जमीन घर सब बेचकर छोटके को लेकर वह उसी किसान के पास चली गई। घूंघटे में से ऊंट गाड़ी से उतर कर चलते हुए राम किशन को देखा था। बलिष्ठ देह के होते हुए भी एक पैर पोलियो की मार ने पतला कर दिया था, सो एक हाथ घोड़े पर टिका रखा था और हचक हचक कर चल रहा था। यूं साइकिल भी चला लेता था, एक पैर से तेज तेज पैडल मारता और दूसरा पैर सहारे के लिए दूसरे पैडल पर बस जरा सा टिका रहता था। यह छोटा पैर पहुंचता भी नहीं था दूसरे पैडल तक, पर साइकिल की गति में कोई कमी नहीं आती थी। 15 बरस की सुगना, 7 और 4 बरस के बंसी और नंदू, जिनकी वो माँ बन गई थी, तोते की तरह वो माँ बाई रटते। नंदू बंसी, वे सोचती कि वो और उसका छोटका भाई तो बाई के सगे बालक थे। जब वो बाई के आगे पीछे माए या बाए कहते हुए घूमते थे तो बाई कितना रिस जाती थी, चिल्लाती थी, चुप। सुगना खींचती नहीं थी पर सुनती भी नहीं थी। वे सोचते कि मुझे नहीं, ये बादलों के पार जा बसी अपनी माँ को पुकारते हैं अभागे। सहज और अनुभवी रामकिशन ने कोई जल्दबाजी नहीं की। इस उन्मुक्त आत्मा को बांधने में रामकिशन कठपुतलियों के डोरे कसने में माहिर था, पर यह कठपुतली तो अद्भुत ही थी। दिन भर सोती और रात में भी 8 दिन यूं ही गुजर गए। 9वें दिन मेहंदी फीकी होते ही सास चली गई अपनी ढाणी पे। सुगना पर पूरी गृहस्थी का भार आ पड़ा था। किसी तरह वह कच्चा पक्का खाना बनाती, हाथ जलाती, छाछ डोलती, साबुन 2 दिन में खत्म कर डालती, टोबरों को देर में चाय पिलाती तो स्कूल छूट जाता।
रामकिशन ने धैर्य नहीं खोया, खुद जल्दी उठकर आधे काम निपटा देता। दोनों टाबरों को स्कूल छोड़कर अपना खाना बांधकर नई कठपुतलियों के सुलझे डोर साइकिल में लटकाता, लंगड़ाता हुआ साइकिल पर उचक करके बैठ जाता और 9 बजे तक किसी गांव, मेले या फिर सम की ढाणी में टूरिस्टों के डेरों की राह लेता। सुगना की हंसी बहुत मोहक थी। उसकी हंसी को डस लिया था शतरंज के घोड़े की तरह टेढ़ी चाल चलने वाले सर्प ने। सुगना अपने आप में एक प्राकृतिक मरुस्थलीय सौंदर्य से भरा पूरा दृश्य था। रेतीले धोरों से उठती डहती देह की लहरें, लंबी कदकाठी, सुता हुआ पेट, उस पर गहरे कुएं की सी नाभि, मीलों दूर से सिर पर एक के ऊपर एक 3 गगरियां उठाकर लाने के अभ्यास से चाल की धज देखते ही बनती थी। लंबी पतली आंखों में काजल की खिंची हुई लकीर जहां जाकर खत्म होती थी, वहीं टिके थे गोदने के 3 नीले बिंदु। रूखे भूरे केशों में लगी चमकीली रंगीन चिमटियां, आगे के बालों में चोटी में गूंदा हुआ लाख का बोरला, पीछे चोटी में गिलट की चेन और घुंघरू वाली चोटी पिन। कस के बंधे बालों को भी उड़ा लिए जाती थी मरुधारा की बावरी हवा। चेहरे पर आ जाते थे बल, वे खींच जाती। बात देह की ही तो नहीं थी, मन भी उसका हरा भरा नखलिस्तान था। कम बोलती, हंसती ज्यादा। अतिरिक्त संवेदना उसके मन को आर्द्र करती थी, इसलिए बात बात पर आंसू की झड़ी लग जाती। इसी अतिरिक्त संवेदना के चलते वे रंखड़ों, पंछियों और डांगरों से बातें करती। उसे चिड़ियों की आवाज पाश का स्वर नहीं लगती थी, दृश्य का मुख्य स्वर लगती थी, और वे जब तब इस लोक से कट जाती थी। आकाश के रंग देखकर वे भूल जाती कि वह धरती पर खड़ी है। घर उसे काटने को दौड़ता। वह हर 2 मिनट में खुले की ओर भागती, कोठरी और रसोई से निकलकर। घर की रसोई से भला उसे घर के आंगन में लगा इकलौता खेजड़े का पेड़ लगता। वह आटे की परत, कचरियां, फलियों और हरी साग और दराती लेकर वह पेड़ के नीचे बने इस चौतरे पर आकर बैठ जाती और खाना बनाने की पूरी तैयारी भी यहीं करती। लगन के तुरंत बाद मेहंदी छूटते ही पहला जो काम उसने किया था वह यही किया था कि एक पक्की कच्ची रसोई कोठरी वाले घर के आंगन में लगे इस खेजड़े के पेड़ के चारों तरफ भाटे लगाकर चूने गारे का लेप किया, थोपा, ऊपर से लीपा और उसने गोल सुगड़ चौतरा बना दिया था। खेजड़े पर पंछी आते तो वे खुश हो जाती। मटके के टूटे पेंदे में पानी भरकर टांग दिया था खेजड़े की एक डाल पर प्यासे पंछियों के लिए। मुट्ठी पर भाजरा आंगन में बिखेर देती थी तो वे चहचहाते हुए नीचे उतर आते थे। बंसी का बापू हंस दिया था उसकी इस हरकत पर। तब उसने उसकी तरफ पहली बार घूंघट हटाकर देखा और हंसकर बोली, इस घर को अपना बना रही हूं। और उसी रात अपने आप बिना नखरों के उसने उस 30 बरस के मनक को सौंप दिया था। सुगना बहुत डरपोक थी, वह मां बनने से डरती थी और उसकी चिंता का समाधान रामकिशन ने कर दिया। बंसी की पहली मां के सामने ही ढाणी में जैसलमेर के डॉक्टर नरस आए थे। कैंप लगा था। जिस जिसके 2 टाबर थे सबकी नसबंदी कर दी जोर जबर करके, पुलिस का डर दिखा के। और आप? हाँ, पर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऑपरेशन उलट भी हो सकता है। ना ना ना, मत उलटवाना, बंसी नंदू हैं तो बच्चे 2 ही अच्छे। सुगना हंसी तो उसकी नाभि में एक गहरा भंवर पड़ गया। सुगना और रामकिशन की गृहस्थी पटरी पर आ गई थी। रामकिशन गांव-गांव भटकता, तब कहीं गिरस्ती का और बालकों के स्कूल का खर्चा चलता। उसे ऐसा लगता जैसे वह काठ की पुतली बन गई है और अदृश्य डोर रामकिशन ने सुगड़ता से बिना उसे महसूस करवाए बांध ही दी है। गृहस्थी के कामों को अब वह एक लय में कर डालती थी। वह अब छाछ कम ढोलती, हाथ कम चलाती, साबुन बचा बचा कर इस्तेमाल करती और धरती की बहुमूल्य देह से विहीन इस गांव में आकर पानी के छपाकों से मुंह धोने की आदत छोड़ दी। बूंद बूंद पानी बचाती। टाबर माए बुलाते तो वो बिना झुके यंत्रवत समझ लेती। टाबरों को समय पर बाजरे की रोटी और गुड़ का नाश्ता करा, उनके दिल का खाना कागज में लपेटकर स्कूल का बस्ता बनाकर वह उन्हें घर से भेजती थी। उन्हें स्कूल भेजकर जब वह किवाड़ मूंदती तो ऐसा लगता कि अब जाके उसके डोरे ढीले हो गए हैं। अब सुगना नाम की कठपुतली के शांत लटके रहने का समय है, 2 प्रस्तुतियों के बीच का समय। वह धम्म से गुदड़ी पर सुन्न होकर पड़ जाती, अपने वजूद को, अपनी देह को हाथ से टटोलती, सोचती उलझती, लेकिन समझ नहीं आता कि रात किस मुहाने पर जाकर उफन पड़ी थी कि वह रामकिशन एकदम कुंठित हो गया था और छिटक गया उससे दूर। पहले देह जब शांत नदी सी पड़ी रहती थी तो वह मीलों तैर जाता था। अब जब वह नैसर्गिक आकांक्षाओं से भरपूर नदी में बदल जाती है तो इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रसन्न क्षमताओं से परिपूर्ण होकर बहती है
तो रामकिशन के लिए मुश्किल हो जाता है इस उफनती नदी को बाहों में भर लेना। बहुत डरपोक थी सुगना, इस बात से भी डर गई। उसने खुद को काट कर लिया। अब रामकिशन चाहे जैसे नचाए, वह जैसे तृप्ति की डकार लेता तो वह जूटन के इधर उधर गिरे टुकड़े समेट कर भूखी ही उठ जाती। फिर भी जिंदगी तो चल ही रही थी। रामकिशन अपने कर्तव्यों में कहीं पीछे न हटा और ना ही सुगना ने हार मानी। बंसी नंदू उसे सगी माँ से ज्यादा चाहने लगे थे। सब कुछ ठीक ही चलता तो कठपुतली वाले रामकिशन की लुगाई सुगना की कहानी 4 दिशाओं में क्यों भागती। धनी, धोरे, टाबरों और सासरे वालों के चलते सुगना यूं अकेली पड़ जाती। वो गई ही क्यों कुलधारा के उन खंडहर मकानों और मंदिरों की तरफ। उस दिन भी टाबरों को स्कूल भेजकर सुगना धम्म से कठपुतलियों वाले कोने में गुदड़ियों के ढेर पर ढह गई थी। ऊपर कठपुतलियां हिलती डुलती लटकती रहती। इन कठपुतलियों का पहरा नहीं मानती थी वह। बाकी वक्त तो एक पहरा सा स्वयं पर महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसकी आत्मा तक पर कुछ जोड़ी आंखें गड़ी हैं। लेकिन यहाँ इस कोने में कठपुतलियों की फटी फटी कई जोड़ी आंखों से स्वयं को ढककर वह अपनी कांचली ढीली करती और देह के स्वस्थ मरुस्थल के बियावां धोरों की लहरों पर आंखें मूंद कर भटकती, अजीब अजीब सपने देखती। जब आंख खुलती तो धूपा आंगन के बीचों बीच खड़ी उसे पुकार रही होती, बींदनी पानी। धापुरी बाई। उस दिन उसे देर लग गई किवाड़ खोलने में। कांचली के उलझे डोरे सुलझा कर कसते कसते आंख लग गई थी मासा, आज तो पानी खत्म। गैला हो गया रामकिशन जो इस जोबन की मारी को ब्याह ले आया। दिन चढ़े कोठरी बंद कर पता नहीं क्या करती है। एक थी कौशल्या, 5 बजे ही 3 कोस दूर पानी के लिए निकल जाती थी। बुढ़िया की गालियां खाती वह इंदौड़ी चरू चरी मटका लेकर अकेली भागी पानी मिलने के अनजान लक्ष्य की तरफ। अपनी धाणी का कुआं और ट्यूबवेल तो पिछले बरस ही सूख चुका था। पास की धाणी में लगा सरकारी नल कब से बंद हो गया था। वह भागी पिछले दिन जहां धापू उसे लेकर पानी लेने के लिए गई थी, कुलधारा के खंडरों की तरफ, उस सूनी बावड़ी की दिशा में। पानी से छल छल करती उस 4 मील की बावड़ी की तरफ तो मुसीबत आने पर ही गांव की कोई लुगाई जाती थी। वो भी इतनी धूप चढ़े कोई नहीं जाती थी। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाकर वह हड़बड़ाती हुई बावड़ी पर पहुंची। दोनों चरूचरी मटका भर लिए। ठंडा पानी देख नहा लेने का मन हो आया। 3 दिन हो गए थे नहाए। रामकिशन तो बहुत कहा सुनी होने पर 7 दिन में एक बार रात के बचे 2 लोटे पानी से नहाता है। कहता है, सुगनी पानी मत ढोलते ज्यादा, यहां हमारी धाणी में रेत से ही इंसान का रिवाज है। बताया ना, सुगना बहुत डरपोक है। बात बात पर ठंडा पसीना बहाती है। सर पर साए साए करते हुए बड़ के पेड़ और उसकी लंबी लंबी लटकती जटाओं से डर गई। जैसे तैसे लुगड़ा हटाकर लहंगा और कुर्ती पहने पहने ही एक चरू अपने ऊपर उल्टा और नहा ली। पानी पर पड़ते अपने हिलते डुलते प्रतिबिंब को देखकर उसे मालन कठपुतली याद आई। मेरा नाम है चमेली, मैं हूं मालन अलबेली, चली आई हूं अकेली बीकानेर से। रामचंद्र उस शोक कठपुतली को नचाता हुआ बड़ी सुरीली तान में गाता है। वह भी गुनगुनाने लगी। प्रतिबिंब हिला। उजाले में अपनी छाया को देखे, अपनी देह को देखे बरसों बरस हो गए। घाघरा ऊंचा उठाकर देखा, गेहुए पैर, सुनहरे रोए वाली पिंडलियां। पानी की धाराओं से टपकती देह को सुखाने पेड़ के नीचे रखे पत्थर पर बैठ गई। पल भर भी न बीता था कि धप्प से पीठ पर कोई गिरा। सुगनी की हल्की सी चीख, अर्र, डाकी बंदर है या कोई भूत। उसका कलेजा छाती फाड़ कर बाहर ही आने वाला था। ओलखे कोनी कई, पहचानती नहीं है क्या? मनक मानस की भारी आवाज सुन सुगना ने झट गीला घूंघट काढ़ लिया। कुण? ए सुगना, भूलगी क्या? जोगी, अरे जोगिंदर। अब वह उठ खड़ी हुई। हठात घूंघट उठा दिया। वही जीन्स की पैंट, गोरा चेहरा, बलिष्ठ बाजू। यहां? सुगना के मुंह से निकला। अंग्रेजों को कुलधारा दिखाने लाया था ना। गाइड की लाइन पकड़ ली है ना। जैसलमेर किले में अपना ऑफिस है, दूर से पहचान लिया था मैंने, पर तूने नहीं पहचाना है। सुगना ने मुंडी हिला दी। भीगी हुई देह पर चिपके लुगड़े को वह बार बार खींच रही थी, जिस पर जोगी बार बार देख रहा था। और घर में सब ठीक ठाक, टाबर टुबर? उसकी देह पर बार बार तितली सी जा बैठती नजर को हटाकर मुंह फेर लिया था सुगना ने।
औपचारिक हो गया था जोगी। हाँ, तू नहीं बदली, वैसी छे मैं। सुगना ने ध्यान से जोगी को देखा। गबरू। एक ही शब्द निकलकर आत्मा पर जा बिंधा। वह उठ गई और चरू मटका उठाने के लिए हल्का घूंघट खींचकर सर पर इडोनी रखकर जोगी को उठाने के लिए इशारा किया। जोगी ने मटका, कलसी और चरू सुगना के सर पर रखी इडोनी पर आहिस्ता से एक एक कर रखे। वह नाक तक का घूंघट निकाले, पलके झुकाए, एक सुनिश्चित ताल में लहराती सीढ़ियां चढ़ गई। जोगी हतप्रभ देखता रह गया। रेतीले टीबों वाला छोटा रास्ता पकड़ने को उसके पैर जितना जल्दी चलना चाहते, मन उतना ही पीछे को लौटता। बाई गाली गलौज के साथ झगड़ी ना होती, लेन देन की बात पर जोगी का बाप न अटका होता तो जोगी उसका पति होता। उसकी पक्की सहेली रुनकी ने कहा तो था, सुगना, मैंने सुना रामकिशन ने 2000 उल्टे तेरी बाई के हाथ पे रखे हैं। तभी तो जोगी जैसा बांका जवान छुड़ाकर लंगड़ा रामकिशन। उसे स्वयं पर गुस्सा आया। विरोध क्यों नहीं किया उसने माँ का? काठ की पुतली होकर रह गई थी तू सुगनी। अंग्रेजों को बस में बिठा के मिलता हूं। वह पीछे दौड़कर आया। सुगना का चेहरा तटस्थता से पथरीला हो गया। वह कुछ नहीं बोली तो नहीं ही बोली, बस एक नजर भर उसे देखा और गहरी सांस ली। जोगी की आंखों की परिधियों से कोई जंगल शुरू हो रहा था। एक छवि उभरी, किराए की तलवार लटकाए मोड़ बांधकर घोड़े पर बैठा जोगी, या फिर दूध हल्दी भरी परात में अंगूठी खोजते 2 जोड़ी हाथ। उसके घूंघट पर पड़ती उस उद्दाम पौरुष की छा। पुराने तेल पिए काले काठ के पलंग पर रेशमी बिछौना, आले में रखा दिया, बालों भरी छाती जो उसकी सफेद कमीज के खुले बटन से झांकती, बस अभी देखी है। रेगिस्तान की जलती रेत पर 3 गागर उठाए चल रही थी वह, और मन की केसरिया क्यारियों में अपूर्ण इच्छाओं के जामुनी फूल एक एक कर खिले जा रहे थे। चांदनी बिछ गई थी पैरों में, सर पर जैसे बादल रखे थे। उसकी गेहुआ देह अपने ही पसीने से लथपथ हो रही थी। आधा कोस चलकर ही अचानक पश्चिम की तरफ से आसमान का कोना धुंधलाया। उसी कोने की धरा से रेत ऊपर को उठी, मानो नीले आसमान ने जबरन धरा को बाजुओं में भरना चाहा हो और महज गुबार हाथ में आए हों। जब वह बावड़ी से चली थी तो आंधी के कोई आसार नहीं थे। साफ आसमान से देह को झुलसाती धूप बरस रही थी। हवाओं की चीख से रेत में जाने कहां जड़ धसाए खड़े खेजड़े के पेड़ कांपे। कुलधरा गांव के दूर तक फैले खंडरों के पत्थर तक सहम गए। बौरा गई थी वह हवा। बगुले ही बगुले गोल गोल चक्कर काटते। धापू सही कहती थी, ये जगह भूतहा है। आंखें किरकिरी हुई, फिर चेहरा, होंठ, यहां तक कि सांसें और भीगी हुई जुबान तक किरकिरा गई। सुगना एक ठूंठ से खेजड़े के नीचे ठटक गई। चरू कलशी नीचे मोटे भाटे के सहारे टिका दिए। सर से लुगड़ा उखड़कर फरफराने लगा। कुर्ती कांचली में अटका छोर छूट गया। बस घाघरे में अटका छोर छुड़ा पाता तो यह लुगड़ा तेज हवाओं के साथ कहीं परदेस ही जा उड़ता। गुलाबी छींट का लुगड़ा, किसी मूमल या किसी मारू का। उसने उसे खींचकर मुंह पर लपेट लिया। पेड़ से चिपककर खड़ी हो गई। सामने वाले धोरे से 2 ऊंट वाले आनन फानन में उतर रहे थे। सुगना ने मुंह फेर लिया। एक भेड़ चराने वाला किशोर चरवाहा उसी के पास आकर खड़ा हुआ, उसकी भेड़ के पास गोल झुंड बनाकर। गोले के केंद्र में मेमनों को रख मुंह पर छिपाकर अनुशासित हो बैठ गई। तेज चक्रवात से रेत की लहरों में हुई उथल पुथल में न जाने कितने रेतीले रेंगने वाले जानवर निकलकर लंबी घास की तरफ भागे। एक टेढ़ा मेढ़ा रेंगने वाला लहराकर चलता हुआ रेत का पीला सर्प भेड़ों के झुंड की तरफ बढ़ा। भेड़ों का शांत झुंड उठकर मिमियाने लगा। किशोर चरवाहा आंधी में ही अपनी भेड़ों को पुकारता हुआ इधर उधर भागने लगा। वो दोनों ऊंट वाले न केवल उस मासूम पर हंसने लगे, उसे लेकर भी अश्लील बातें करने लगे। वह स्तब्ध सी खड़ी थी, बुरी तरह आशंकित। अचानक 2 बाजुओं ने उसे खींचकर उसे पेड़ से दूर किया। वह पीला सर्प खेजड़े की डाल पर अटका हुआ लटक रहा था। उसकी चीख निकल गई, चलो यहां से। धुंधलके में उसने देखा, जोगी था। जोगी? पर कहां? कहीं भी नहीं। नहीं, आंधी थमते ही घर का रास्ता लेना है। अरे गैली हुई है क्या? इन ऊंट वाले स्मगलरों के साथ यहां अकेली तूफान में क्या करेगी? चल चल यहां से। वह कुछ न बोली और वह उसके पीछे चरी मटके उठाकर चलता गया। सुगना पीछे पीछे चुपचाप।
अनजान पगडंडियों पर चलते चलते वे ढेर सारे नीम के पेड़ों से ढके सुनसान पड़े एक भैरू बाबा जी के मंदिर के खंडहर तक पहुंच गए। दोनों में खामोशी छाई थी। यह जगह ठीक है सुगना, चल यहां इंतजार करें आंधी थमने का। वह उसका हाथ थाम ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं अंग्रेजों को बस में बिठा ही रहा था कि आंधी शुरू हो गई। मैं समझ गया कि तू फंसी होगी इस पीली आंधी में। सुगना की सांस अब तक तेज तेज चल रही थी। जोगी की आंखों का जंगल करवटें ले रहा था। जहां घनी लताएं थीं, बहता पानी था, भागते कस्तूरी मृग थे। एक अपनी खुशबू थी जंगल की। भूख लगाई थी, भूख जग आई थी। सुबह से खाया ही क्या था। पास के झाड़ से टीमरू तोड़ने लगी। जोगी तूफान से नीचे गिर पड़े शहद के छत्ते की तरफ बढ़ा। मक्खियां अब तक उस पर भिनभिना रही थीं। ए मत खा ये जंगली फल, ले ये शहद। जोगी के हाथ में एक टूटे छत्ते का खोखल था जिसमें से शहद टपक रहा था। खा ना, ये वनमाखी का काढ़ा हुआ नीम का शहद है। वनमाखी जितना तेज काटती है उतना ही मीठा शहद बनाती है, पर यह मीठा शहद पीछे से एक तीतापन छोड़ जाता है। आंधी तो रुक गई थी, मगर शहद और तुलसी दोनों के मिश्रित स्वाद के लालच की एक ही डोर से बंधे दोनों रहे। सुगना के अंदर की कठपुतली सांस लेने लगी थी। जोगी ने वह छत्ते का टूटा खोखला हाथ से ऊंचा किया और सुगना के सूखे होठों पर शहद की टपकती धार डालने लगा। उसके होंठ शहद से भीग गए थे। खोखल से शहद जगह जगह टपक रहा था। चेहरा, गर्दन, कांचली के गले की काट का वह छोर जहां से फिर जंगल। जोगी बेशर्मी से हंसने लगा। शहद का छत्ता, एक घना जंगल, गले में किरकिराती रेत, अनगिनत पगडंडियां, घने जंगल में छिपा झरना। खुलकर भूख भी लगी थी। फिर टिमरू तोड़ के खा लिए सुगना ने पास की झाड़ से। जहरीले थे या नहीं वे जंगली फल, नशीले जरूर थे। सुगना का होश खोने लगा। उसके बिवाई फटे पैर के अंगूठे को चूम ही रहा था जोगी कि उसे जोर की उबकाई आने लगी। जोगी ने घबराकर उसके गले में अपनी 2 उंगलियां डालकर उल्टी करवा दी। मना किया था ना, टिमरू और जंगली टिमरू में फर्क होता है सुगना। चल उलट, उल्टी कर। और फिर तुझसे सुगना, तू तो केवड़े की जड़ है, कटीला मगर महकता हुआ सुगंध से। एक बार सुगनी बस गलती हो गई, मुझसे बस एक बार गलती हो गई कि तुझे भगा के नहीं ले जा सका। अब तुझे नहीं छोड़ना है सुगना। क्यों? तेरा भी तो ब्याह हुआ था, गौना हुआ है ना, मैंने सुना। वो अपनी जगह है रे, सासरे में। तुझे जैसलमेर में रखूंगा। कस के घने बालों वाली छाती से उसे चिपकाता रहा जोगी, जिससे छाती के बालों के डंक पूरी देह पर लेकर लौटी थी सुगना। शहद और डंक, दंश की एक तीक्ष्णता देह दुखा रही थी, वहीं शहद का तीतापन दंश लगे हिस्सों पर जलन पैदा कर रहा था। जब वे घर पहुंची रास्ता ढूंढती हुई और रेत से किरकिराता हुआ पानी मटकों में लेकर, तो बहुत देर हो चुकी थी। सांझ ढलने को आई थी। दोनों टाबर बाहर बस्ता छोड़कर ही भूखे प्यासे रेत में खेल रहे थे। उसे देखते ही बाई कहकर लिपट गए। साइकिल बाहर खड़ी थी, जिसके हैंडल में उलझी हुई रेत भरी कठपुतलियां यूं ही लटक रही थीं। उन्हें उतारकर कोठरी में भी नहीं रखा गया था। रामकिशन आंगन के चूल्हे से जूझता हुआ हांडी में बाजरे की राबड़ी पका रहा था। बहुत ठंडी आवाज और लाल आंखों से उसने पूछा, कहाँ रह गई थी? कुलधारा की तरफ पानी लेने गई थी। रास्ते में तूफान आ गया, फिर रास्ता भी भूल गई। सच में तूफान आ गया और रास्ता भूल गई? उसके कहे में सच में व्यंग था या सुगना ही दूसरा व्यंजित अर्थ पकड़ रही थी? कुलधरा, वो भूतही बावड़ी, पागल हुई है क्या? किसने बताया तुझे उधर का रास्ता? धापू। धापू? वाहरी धापू की बहन, किस तूफान में फंसगी जाके तू? फिर व्यंग। सुगना का मन हल्के हल्के कांप रहा था। किसी ने देखा क्या? इसको कुछ कहा क्या? रामकिशन की अप्रत्याशित चुप्पी या फिर व्यंग से सने 2-1 वाक्य सुनते सहते स्वयं को भुलाकर उसने आंधी से बिखरा पूरा घर बुहारा समेटा। भीतर से वह अपने आप को भी समेटने का असफल यत्न कर रही थी। रात को टाबरों को खाट पे सुलाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलती हुई गई तो देखा जहां जहां शहद गिरा था वहां वहां कुर्ती का रंग उड़ गया था। कांख चिपचिपा रही थी, कान के अंदर चिप चिप।
3-4 लोटे पानी के भी कम थे उस चिपचिपाहट के लिए। इतना पानी क्यों ढोल रही रे? रेत ही तो है, कीचड़ कादा थोड़े है। अपनी सूखी ओढ़नी से अच्छी तरह से कान के अंदर तक पहुंचकर आंगन की लालटेन धीमी कर, कोठरी के आले में रखा दिया बुझाकर, दरवाजों की दरार में कपड़े ठूस कर, वह राम किशन की बगल में बिछी हुई जमीन पर लुगड़ी पर जा लेटी। उसे इन तमाम व्यंग बाणों के बीच नीचे बिस्तर बिछाना रामकिशन का समझ नहीं आया। जब टाबरों को ऊपर प्यार से सुलाकर रामकिशन नीचे उसकी गुदड़ी बिछाकर लेटता है तो उसका मंतव्य सुगना तुरंत समझ जाती है। उस रात रामकिशन उसके प्रति निर्मम था। उसी दौरान 2 जोड़ी शहद के रंग की आंखें और मुड़ी हुई पलकों की वह अधखुली चिलमन उस पर बिना झपे तारी न गई होती तो वह उस एक जंगल में कैसे गुजरती। न गुजरती उस जंगल से तो यह सरासर बलात्कार होता। सह गई वह रामकिशन की सारी निर्ममता। अपने भीतर करवटें लेते जंगल के चलते उसने कब देखा था घनेरा जंगल? बस मीलों मील फैले मरुस्थल ही तो देखे थे। पीली और काली आंधियों में भी उन पर टिके पुराने खंडहर जैसे तैसे सांस लेते थे और इन खंडहरों में लटके वन माखी के मीठे शहद भरे छटते। मीठा तो होता है इसका शहद, पर तीतापन पीछे छोड़ जाता है। यही कहता था ना जोगिड़ा। रामकिशन का गांव गांव जाकर कठपुतली का खेल दिखाना नहीं रुका। कुलधरा से उसका पानी लाना नहीं रुका। जोगी का विदेशी और देसी टूरिस्टों को कुलधरा रोज लाना कैसे रुकता? कुलधरा के रहस्यमय खंडहर अंग्रेज हैरानी से देखते। कैसे पूरा का पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया था। जलते चूल्हे, चलती चक्कियां छोड़, दरवाजे खुले छोड़, अनाज भरे कुठार यूं के यूं ही छोड़, गांव का गांव गायब हो गया। कहाँ पता नहीं। बहुत रहस्यमय है जैसलमेर जिले का यह कुलधरा गांव। जोगी टूटी टूटी अंग्रेजी और पर्यटन विभाग के छपे पन्नों से उन्हें बताता, सर, लुक है मैडम, those villagers were Rajput warriors. One day they suddenly left the village in same condition, same as you're looking here. जल्दी ही गर्भवती होने का एहसास चींटियों सा उसे डसने और काटने लगा था। रामकिशन के पार्श्व में लेटकर उसे लगता जैसे गर्म रेत पर लेटी है वह। देह के आकार का वाष्प और तरल भरा गड्ढा भर है वह। पंडित का फिकरा गूंजा उसके कानों में। विधवा, गाभण, ऋतुमती औरतां, छोड़ी हुई लुगायां, हवनसू आप ही उठकर चली जावो, बुरा मत मानसो सा। भगवान री बनाई रीत है। आरती में कोई भेदभाव नहीं। आरती के टेम वापस आ सको, अपनी अपनी श्रद्धासु भेंट चढ़ा सको। अनवरत चल रही आहुतियों के यज्ञ में पति के वामांग बैठी सुगना ठिठकी। सुगना के पेट में चक्रवात उठा। रामकिशन ने मासूम मगर धारदार होने की हद तक ईमानदार बड़ी बड़ी आंखों से प्रश्न किया और पैर के अंगूठे से उसकी जांघों को कुरेद कर पूछा, क्या हुआ? वह ढीठ बन गई और रामकिशन के बलिष्ठ हाथ पर अपना हाथ रखकर यज्ञ में आहुतियां दे आई। बाबा रामदेव जी के मंदिर की ही बात है वह यज्ञ। बाबा रामदेव जी का मेला भर था। मन्नत पूरी हुई थी रामकिशन की। रामकिशन को जयपुर के एक लोक कला केंद्र में कठपुतली के खेल दिखाने वाले की स्थायी सरकारी नौकरी मिल गई थी। वह गांव छोड़ के जाने का मन बना चुका था। सुगना की आत्मा कटघरे में खड़ी थी, अपने आप से दरियाफ्त करती हुई। शून्य चेतना क्या उत्तर देती, हालातों की क्या समीक्षा करती। जोगी का कई दिनों से कुछ अता पता नहीं था। वह कई बार कुलधरा जाकर खाली हाथ लौट आई। चींटियों का कोई एक गहरा बिल खुल गया था, कहीं कच्ची पोली निष्ठा में। वे दिन रात उसकी आत्मा और देह पर रेंगा करती। क्या उत्तर देगी पति को? 3रा महीना चढ़ गया है। कैसा आलस घेरता है आजकल उसे। जरा सी चलकर थक जाती है। मन कहीं गहरे गर्त में डूब गया है जाके, पर देह यंत्रवत लगी रहती है काम में। जो खाती है वह तुरंत उलट देती है। पड़ोसन धापू कुछ कुछ समझ रही थी और कुछ रामकिशन भी। दोनों के दोनों उसकी तुलना में अनुभवी थे। तो ये तूफान था, ऐसी गैल भूलगी थी तू? धापू, अच्छा कुलधरा के खंडरों वाली बावड़ी का रास्ता बताया तूने। अब तू ही इसे इसकी मां के घर पटक करा। इस ढोलकी का अब मैं क्या करूं? अरे वहां कौन बैठा है इसका? तेरा ही बच्चा है ये। कभी कभी ऑपरेशन भी खराब हो जाते हैं। इसके मायके में कौन है अब? मां तो खुद नाते बैठी है किसी के। कहाँ जाएगी रामकिशन ये? तो इसे भी बिठा दे नाते किसी के। कहना रख ले बच्चे समेत, या बोल दे इसे कि चली जाए उसके पास जिसका ये ढोल गले में बांध के लाई है।
ये कौवे और कोयल वाली कहानी खेलने का राम किशन कठपुतली वाले का ही घर बचा था क्या? रांड कहीं की। लंगड़ा कर वह घिसटता हुआ सुगना की तरफ हाथ भी उठे रामकिशन के सुगना की पीठ पर बरसने को, पर अगले ही पल गिर गए। साले रामकिशन लंगड़े, तू आग नहीं बुझा सकता इस रांड की? कहकर रामकिशन क्रोध में मेंढ की झड़ती दीवार पर अपना हाथ मारने लगा। आंख में आंसू बहते थे उसके और मुंह से लार। बात छिपी नहीं, ससुराल की ढाणी तक पहुंची। वहां आकर बवंडर उठा दिया सास ने। सुगना कहती रही, यह बच्चा रामकिशन का ही है। तो जाति के पंचों को इकट्ठा करके अग्नि परीक्षा की बात करने लगी सास। रामकिशन जितना चाहता था कि यह मामला तूल न पकड़े, उतनी ही बात घर से बाहर आग की तरह फैल गई थी। किसी का भी हो, चाहे सुगना के गर्भ का बच्चा, वह सुगना को नहीं छोड़ सकता था। वह निश्चिंत था कि बच्चा उसका नहीं है, लेकिन कठपुतली नचाते नचाते रामकिशन जान गया था कि उसकी यह जो मायाविनी जीवंत कठपुतली है सुगना, वह मुक्त भी है, अनुरक्त भी। उसमें त्याग भी है, मोह भी। ना सही सती धर्म, लेकिन सेवा है, सहिष्णुता है। उसमें जीवन है, जीवन की हलचल है, मादकता है तो अथाह ममता भी। वह अंत तक कहता रहा, बाई रहने दे, मेरा घर उजड़ जाएगा दूसरी बार। पर सास अडिग थी अग्नि परीक्षा को लेकर। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों के अंदरूनी हिस्सों में जहां जातिगत पंचायत ही समस्त कानून व्यवस्था का काम करती है, वहां पुलिस या घरेलू अदालत का क्या काम? समाज को इकट्ठा कर अग्नि परीक्षा का यह प्रपंच सास के इशारों पर था। रामकिशन कठपुतली वाला तो आज स्वयं कठपुतली था। सास चाहती थी कि फैसले के बाद ही रामकिशन नौकरी पर जाए। टाबरों की चिंता न करे, वह संभाल लेगी। ऐसी कौन सी रूपसी है सुगना, छोड़ देना। मर्द है, नाते रख लेना किसी और को। बस उस रांड के प्रेमी का पता चल जाए, उससे धरवाएंगे हर जाना पूरे 4000। फैसला होने तक सुगना को पंचायत के एक झोंपड़े में अकेले रहना था 3 दिन। शायद पश्चाताप के लिए या ठंडे दिमाग से बिना किसी प्रभाव के अपने निर्णय पर सोचने के लिए। दिन में तो धापू खाना रख जाती, रात को वह उपवास रखती, मटके का ठंडा पानी पीती। दिन भर जैसे वह सुन्न सी पालथी मारकर बैठी रहती, वैसे ही गर्भ का पंछी भी शांत रहता। लेकिन झोपड़ी में रात का अंधेरा जब गहरा और नीरव होता जाता और फूस के फर्श पर खेस बिछाकर लेटे हुए उसे उसकी चेतना जाग उठी थी, तो गर्भ में वह नन्हा चूजा हल्के हल्के पंख फड़फड़ाता। एक नन्ही बच्ची की तमन्ना हौले से जागती। फिर उसे रामकिशन की नई रची कहानी की कठपुतलियां याद आती जो उसने बनाई थी। जेल में पड़ी देवकी और जोगमाया की कठपुतलियां। कितना भोला चेहरा जोगमाया का। रात की नीरवता में बाहर और भीतर के स्पंदन और सजग हो जाते। कभी कहीं दूर किसी झाड़ी में मादा गोडावण की चूजों की दी गई पुचकार भी झिड़की भर सुनाई देती, तो कभी विषधर की सरसराहट स्पष्ट सुनाई पड़ती और रोंगटे खड़े हो जाते। दूर कहीं किसी ढाणी में रात्रि उत्सव में बजती थालियां और अलगोजे की टेर यूं लगती जैसे पास आ रही हूं। रात की सूक्ष्म ग्राही निस्तब्धता से उसका यह पहला परिचय था। वह रात भर जागकर सब कुछ सुनती। शराब पीकर लौटे गांव के छोरों का शोर, किसी आवारा बंजारन की कामुक हंसी, सियारों की हूक। नवंबर माह की फीकी फीकी सुबह थी। झोपड़ी के बाहर सारा ढोली समाज इकट्ठा था। धापू उसके साथ थी। वह हैरान रह गई जब धापू ने बताया कि जोगी भी भीड़ में खड़ा है। उसने एक छेद से झांका। पति की आहत नजर, प्रेमी का भयभीत चेहरा, नंदू बंसी के कुमलाए बदन, ससुराल के लोगों की हिकारत भरी मुद्राएं, कौतूहल में तमाशा देखते, कानाफूसिया करते, मजाक उड़ाते उसकी ही जाति के लोग लुगाई। धापुड़ी, जाके कह दे उस जोगी को भग जाए यहां से। किसी को अंदाजा भी पड़ गया ना तो हर जाने की बात तो है ही, कूट भी डालेंगे उसे, मेरे सासरे वाले मार डालेंगे। फैसला जो होना हो। वह लगातार यही कहेगी कि बच्चा रामकिशन का ही है और किसी का हो ही नहीं सकता। सुगना की आंख फिर एक छेद से होकर जोगी पर जा टिकी। वह ढीठ तो धापू के साथ इधर ही आ रहा है और रामकिशन आशंकित हो लगातार उस जोगी को घूरे जा रहा है। माजरा समझ रहा है क्या? यहां से चला जा जोगीड़ा,
उसने जोगी के भारी पैरों की आहट सुनते ही झोपड़ी के अंदर से ही खड़े होने की कोशिश में देह का बोझ तले डूबते हुए कहा, तू बैठ जा, अभी थक जाएगी। पंच मशवरा कर रहे हैं कि अग्नि परीक्षा कैसे हो। जोगी, तू बाहर ही रुक। धापू ने उसके साथ भीतर आते जोगी को हाथ से ठेल दिया। सुगना सुन, मैं हरजाने के 4,000 रुपये लाया हूं। 2,000 में छीनी थी ना तुम उससे। उसने, मैं दुगना हरजाना भरूंगा। उसे बोल, छाती ठोक के कह दे, बच्चा तेरा मेरा है। कोई जरूरत नहीं है गरम तेल में हाथ डालने की या गरम ईंट पकड़ने की। ये पंच अपना फायदा देखते हैं ऐसी चीजों में। औरत का चरित्र खराब निकले तो भी पंचों की चांदी, ना निकले तो भी उनकी चांदी। दोनों तरफ का पैसा उन्हीं को तो मिलता है। वह दरवाजे पर मुंह रखकर फुसफुसाया। सुगना का मुंह कसैला हो गया। वह कुछ नहीं बोली। पर जोगी, वह तो तन मन धन का जोखिम उठाकर उसे लेने आया है। ना सही धर्म पर उसका राग बंधा था सुगना से। वह फिर तड़फड़ाया। बाहर फटफटी खड़ी है रोड पे। चुपचाप बाहर आ जा सुगना, झोपड़ी के पीछे लंबी घास है, छिपकर पहुंच रोड पे। सुगना क्या कहती है? क्या कहेगी सुगनी तू पंचों से? हाँ, जा जा जा, जाके तू अपना काम देख। मुझे जो कहना होगा कह दूंगी। अच्छा तो ये है कि रामकिशन और उसके घर वाले तुझे पहचाने, इससे पहले ही तू चला जा। मैं नहीं डरता सुगना उस लंगड़े और उसके घर वालों से। अब भी कह रहा हूं, चल बाहर आ जा, फटफटी खड़ी है, भाग चलते हैं। जोगी, तू जा, देख पंच तैयार खड़े हैं फैसले के लिए। सुगनी, मत पकड़ना रे गरम ईंटें, फफोले तो पड़ेंगे ही, चाहे तू सही हो कि गलत। चीखते जोगी को धापू ने दर्ग तक ठेल दिया। इतनी बड़ी बातें बता रहा है, अब तक कहां था रे तू? अरे गाइड हूं, आज यहां तो कल टूरिस्ट जहां ले जावें उनके साथ चला जाता हूं भाई। तभी बंसी भागता हुआ आया। बाई, तू हमारे साथ चलना। नंदू तो खाना नहीं खाता तेरे बिना, रोता रहता है। एक माँ भगवान ने छीन ली और अब ये दूसरी, ये राण दीदी, इसी की करतूत है। बापू तो तुझे चाहता है बाई, रात को रोता था दादी के आगे। सुगना ने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। बाई देख ना इधर, ये बापू ने भेजा है। तेल है ये, कब्रों पर उगाने वाले ग्वार पाठे और रेत की छिपकली का तेल। मल ले हाथ पे, हाथ नहीं जलेगा बाई, ना फफोले होंगे। परसों 4 घंटे साइकिल चलाकर सीमा पार के नजदीक डटे हुए गाड़ियां लोहारों से लाया है बापू ये तेल। लंबी शीशी के मुंह में ठूंसा कपड़ा खोल के ढेर सारा भूरा बदबूदार तेल सुगना की दोनों हथेलियों पर मलने लगा। 12 बरस का किशोर बंसी। आंधी में अपनी भेड़ें टेरता वो चरवाहा याद आ गया। यही कातरता थी उसके स्वर में। सुगना की आंख भर आई। पंचों ने आवाज लगाई। गरम भार से क्लांत पीले चेहरे वाली सुगना को देख रामकिशन सिसक उठा। सास उसे लानत भेजती रही। पंचों ने सुगना को गरम ईंट पकड़ाने से पहले दरियाफ्त किया। सुगना बाई, कठपुतली वाले रामकिशन के घर वालों का कहना है कि यह बच्चा उसका नहीं है, तुम क्या कहती हो? यह बच्चा बंसी का ही भाई या बहन है। मुझे बंसी के बापू के साथ ही रहना है, और आप ही कहो क्या कहूं? सुगना ने दम बटोर कर कहा। रामकिशन ने गहरी सांस ली। जोगी ने सर को झटक दिया और बड़बड़ाता हुआ, बड़े बड़े डग भरता हुआ पीछे को चला गया, जहां उसकी काली राजदूत फटफटी खड़ी थी सुगना को ले जाने के लिए। कहो कि मैंने जो कहा वह सच है। मुझे मंजूर है अग्नि परीक्षा। सुगना बाई, यह अग्नि परीक्षा औरत की मर्जी से ही ली जाती है, एक पंच बोला। बाई, अब नहीं करनी अग्नि परीक्षा। मैं मानता हूं यह बच्चा मेरा ही होगा। रामकिशन बीच में आकर खड़ा हुआ। चुप कर रे रामकिशन, ऑपरेशन के बाद कोई बच्चा होता है? अग्नि परीक्षा तो होने दे। हाथ में फफोले पड़े तो इसके मायके वाले या इसका प्रेमी ले जावे, इसे 4,000 जुर्माना दे जावे। सास ने रामकिशन को यूं धकियाया कि वह गिरते गिरते बचा। तो मंजूर है सुगना बाई। सुगना ने उत्तर में तेल मले हाथ आगे कर दिए। एक पंच ने पान का एक एक पत्ता उन नाजुक हथेलियों पर रखा और उन पर लाल गरम ईंटें रख दी। 1 2 3 पूरे 7 मिनट। 8वें मिनट पर ईंट जमीन पर फेंक कर सुगना नीचे बैठकर उल्टियां करने लगी। पान का पत्ता जलकर काला हो गया था। पास पड़ी बाल्टी में 5 मिनट डुबोकर हथेलियां ऊपर उठा दी उसने। फफोले नहीं पड़े थे, पर हथेलियां ताजी रची मेहंदी की तरह सुर्ख, लाल सुर्ख थी।
रेत का गुबार उड़ाती भीड़ शोर के साथ लौटने लगी। पंच फटकार रहे थे सास को। बाई बाई करके नंदू और बंसी आकर उसकी पीठ से चिपक गए। धीरे धीरे हचक कर चलता हुआ राम किशन उसकी ओर बढ़ रहा था। रोड पर रफ्तार से जाती फटफटी की आवाज सुगना के कानों में देर तक गूंजती रही। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो लाइक्स और शेयर्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना प्लीज। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों को निकाल कर साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक अपना और अपनों का दिल से ईमानदारी से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।